students, this is Sunil here, your English teacher, and today I am here with another topic of your English First Language and Literature book, Beehive. Lesson number 2, Part 2, The Sehnai of Bismillah Khan. Students, लेसन नंबर 2 के दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 को हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम यहाँ पर इस लेसन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. दोनों ही लेसन स्टूडेंट्स साउंड से रिलेटेड हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड है. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को और देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं. तो स्टूडेंट्स बिफोर यू रेड ये कह रहे हैं कि डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं. यहाँ पे देखिए कुछ लोग दिए हुए हैं जो कि किसी ना किसी तरह के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं. तो अगर आप इनको जानते हैं तो आप इनको आइडेंटिफाई कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. तो देखिए कह रहे हैं कि जब कभी भी आप सहनाई के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी आपके माइंड में सहनाई नाम की कोई चीज़ आती है तो तुरंत आपके माइंड में शादी ब्याह का माहौल सा घूमने लगता है या किसी फंक्शन की एक इमेज चलने लगती है. नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो आगे हम इसी में यही सब जानेंगे कि जो सहनाई मास्टर थे एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि सहनाई बजाया करते थे, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे, किस तरह से उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और किस तरह से अपना नाम कमाया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी. वही सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है ये उस समय से स्टार्ट हो रही है जब देश में औरंगजेब का शासन हुआ करता था और उसके दरबार में ही इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, प्ले किए जाते थे. तो औरंगजेब के शासनकाल में एक उस टाइम पे सहनाई की जगह पुंगी हुआ करती थी. पुंगी इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वो बजाया जाता था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपने टॉपिक को. देखिए ये कह रहे हैं कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो एम्परर औरंगजेब थे, जो सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट पुंगी था उसको अपने रॉयल रेजिडेंस जो था, जो राज दरबार था, उसमें उसको बजाने से मना कर दिया था और उसको टोटली क्या कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था. क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड निकलती थी. यानी उसकी जो पुंगी की जो साउंड थी बहुत ज़्यादा कानों को चुभने वाली थी, अच्छी साउंड नहीं थी. इसलिए उन्होंने पुंगी को क्या कर दिया, बैन कर दिया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिसीडेड नॉइज मेकर्स. और पुंगी जो थी ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इससे नॉइज़ निकलता था और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें फूंक मार के, इट मीन्स हवा के माध्यम से इसको बजाते हैं, जैसे बांसुरी वगैरह बजाते थे उस तरह से. लेकिन इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी करती थी. Few had thought that it would one day be revived. और बहुत सारे आगे कह रहे हैं कि few had thought it would one day be revived. और बहुत सारे लोग मानते थे कि एक दिन इसको रिवाइव किया जाएगा. और उसी राज दरबार में एक बार्बर था, अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक बार्बर था जो कि एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जिसका जो परिवार था एक क्या था, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे. वो लोग उस परिवार से वो बिलोंग करता था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तो जो कि उस रॉयल पैलेस का एक हिस्सा था, उसने डिसाइड किया कि वो इस जो पुंगी की जो क्वालिटी है, साउंड की जो क्वालिटी है, उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उसने क्या काम किया कि उसने एक नेचुरल पाइप ली, लकड़ी की मान लीजिए किसी भी तरह की, और उसने उसमें 7 होल किए. क्या किए, 7 होल किए.
खूब बड़े बड़े से और लेंदी से 7 होल्स किए उस पाइप की बॉडी पे, अलग अलग जगह पे। और फिर उसके बाद में उसने क्या किया, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडी साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो जब उसने उसमें होल किया और उन होल को करने के बाद जब उसने उसमें एक होल को दबा करके और एक को ओपन करके एक को क्लोज करके एक को ओपन करके जब उसने उसको बजाया तो उसमें से बहुत ही मधुर आवाज़ निकली। क्या निकली स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छी और बहुत ही मधुर आवाज़ उसमें से निकली। और वो जो आवाज़ थी इतनी अच्छी थी कि ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी कि राज दरबार में बजाया, और वहाँ पर जब उसने उसको बजाया राज दरबार में सभी के सामने, तो वहाँ पर उसकी आवाज़ को सुन करके हर कोई क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इसको नया नाम दिया गया। और नया नाम दिया गया तो कैसे इसका नया नाम दिया गया, देखते हैं। इसके पीछे कहानी है। कह रहे हैं कि जैसा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको सबसे पहले शाह के दरबार में यानी कि शाही दरबार में बजाया गया था, और इसको बजाने वाला एक कौन था, एक बारबर था, और वो कौन था, नाई था। और एक नाई ने इसको सबसे पहले बजाया था, और कहाँ पे बजाया था उस नाई ने, शाही दरबार में। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी इमेज भी दी हुई है। एक तरफ ये पुंगी इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी तरफ आपका ये शहनाई है जो कि एक पाइप के थ्रू बनाया गया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ। ये कह रहे हैं कि द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू द कंसीडर्ड ऑस्पिशियर। और फिर उसके बाद में जो शहनाई की जो साउंड थी, जो वॉइस थी, आवाज़ थी, उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो फिर उसके बाद में उस दिन के बाद से इसको फिर ज़्यादातर मंदिरों में और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती थी, शादी वगैरह होती, तो उसमें बजाया जाने लगा। पास्ट की बात करें तो ये रॉयल कोर्ट्स के कुछ ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें से 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें से एक था नौबत, और इसको हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, उनमें से एक था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। फिर उसके बाद में टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही काफ़ी दिनों तक यूज़ किया जाता रहा। और फिर उसके बाद में इस इंस्ट्रूमेंट को और ज़्यादा जो आगे ले जाने का जो क्रेडिट है वो जाता है किसको, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो देखिए थर्ड पैराग्राफ से ये कह रहे हैं कि एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। और जब ये कह रहे हैं कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो डुमराव एक जगह है बिहार में, वहाँ पर एक नज़दीक में ही क्या थी, एक पॉन्ड था कोई, उस पॉन्ड के नज़दीक में उसके पास में ये लोग वहाँ पर क्या खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर, बिहार के डुमराव बाज़ार में। डुमराव एक जगह का नाम है बिहार के, और ये वहाँ पर, और वहीं डुमराव बाज़ार के पास में ही नज़दीक में ही एक क्या था, बिहारी जी का टेम्पल था। ही वुड रेगुलरली टू गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो रेगुलरली जाते थे वहाँ पर उस बिहारी जी के टेम्पल में, मंदिर में, क्या गाने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए। और वहाँ पर जा कर के उस बिहारी जी के मंदिर में ये भोजपुरी चैता गाते थे। और एज ए रिवॉर्ड वहाँ का जो राजा था, इनको जो महाराजा थे, लोकल महाराजा थे, उनको एज ए रिवॉर्ड के तौर पे क्या देते, एक बहुत बड़ा सा लड्डू देते थे जो कि करीब 1.25 किलो का होता था, यानी कि 1.25 किलो का लड्डू इनको इनाम में मिल जाता था। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी आज से करीब 80 साल पहले हो रही थी। कब, दिस हैपेंड 80 years ago, ये सब कुछ आज से 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। फिर ये जो छोटा सा बच्चा था, फिर ये काफ़ी आगे तक गया और इसने अंत में आकर के, बाद में आकर के भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा, द भारत रत्न, यानी भारत रत्न इनको मिला, जो कि इंडिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसको भी इन्होंने अचीव किया। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि इनका जन्म 21 मार्च 1916 यानी कि
ये पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 को। और जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये बिहार की एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान। ये एक सहनाई नवाज थे। कहाँ पर? भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि भोजपुर जो जगह है बिहार की, वहाँ के राजा के दरबार में क्या थे? एक वहाँ के सहनाई नवाज थे, बजाने वाले थे, सहनाई वादक थे। और उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी भी और इनके और जो कुछ पैटर्नल एंसेस्टर थे वो भी एक बहुत अच्छे सहनाई वादक थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 देखिए। ये कह रहे हैं कि द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो यंग बॉय था इसने अपने जीवन के शुरुआती लाइफ में ही इसने म्यूजिक को क्या कर लिया था, एब्जॉर्व कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sainai। और जब ये छोटा सा लड़का जब मात्र 3 साल का था तभी इसकी मदर इसको इसके मामा के घर ले गई। कहाँ? बनारस, जिसको कि अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। और इनके मामा जी वहाँ पर सहनाई बजाते थे। और ये जो थे बिस्मिल्लाह खान साहब अपने मामा जी को सहनाई बजाते हुए बहुत देर तक देखते रहते थे। उनकी प्रैक्टिस जब वो करते थे तो उनको ऑब्जर्व करते थे, फैसिनेट हुआ करते थे उसको देख देख के। आगे सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। फिर शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे अपने मामा के साथ जाने लगे। कहाँ पर? उनके मामा जी वहीं बनारस में एक विष्णु टेम्पल था, वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे, वहाँ पर वो सहनाई बजाया करते थे। तो उनके साथ उनका साथ देने के लिए वो भी वहाँ पर जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अली बख्श जो इनके मामा थे वो सहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्लाह साहब जो वहाँ पर सामने बैठ कर के घंटों तक इनकी सहनाई को देखा करते थे और सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practice throughout the day। और देखते देखते धीरे धीरे फिर उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया और इसकी फिर वो पूरे दिन बैठ बैठ के प्रैक्टिस करने लगे। फिर काफ़ी सालों तक फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा ही गंगा बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentices favorite haunts where he could practice in solitude। तो फिर काफ़ी सालों तक वहाँ पर बालाजी मंदिर और मंगला मैया जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं ये टेम्पल्स हैं, वहाँ पर जो यंग अप्रेंटिस थे उनके साथ बैठ कर के काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस किया करते थे। तो गंगा के किनारे के जो पानी था वहाँ पर बैठ कर के ये तरह तरह के अलग अलग तरह के क्या गाया करते थे? राग गाया करते थे, अलग अलग तरह के राग गाया करते थे और इसके साथ साथ इस सहनाई को वो बजाया करते थे, प्ले करते थे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। 6 पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब ये 14 साल के हुए बिस्मिल्लाह खान साहब तो ये अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जब ये फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, जब ये गा करके हटे बिस्मिल्लाह खान साहब, तो वहाँ पर एक उस्ताद थे जिनका नाम था फैज़ खान। क्या नाम था? उस्ताद फैज़ खान। पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। तो उस्ताद फैज़ खान जो कि उस टाइम के जाने माने सिंगर थे, उन्होंने इस यंग बॉय यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे इनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और कहा कि बेटा मेहनत करो और तुम इसको ज़रूर अचीव करोगे और तुम बहुत आगे तक जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 के बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, स्थापना हुई, तब उस समय से बिस्मिल्लाह साहब की लाइफ में एक अलग ही मोड़ आया, एक ब्रेक आया। और ये देखते ही देखते ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और देखते ही देखते वो रेडियो पर सहनाई बजाने वाले एक व्यक्ति, एक पर्सन, सहनाई वादक बन गए, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पे क्या बजाने लगे? सहनाई बजाने लगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं 7th में कि व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद his Senai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय आज़ादी पर जब रात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया रेडियो पे डिक्लेरेशन की हमारे इंडिया की फ्रीडम को, तो सुबह जब स्पीच हुई तो उस स्पीच के साथ साथ वहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले से पहली बार बिस्मिल्ला खान साहब ने वहाँ से शहनाई बजाई थी और अपनी शहनाई पूरे देशवासियों को सुनाई थी। सभी ने उनकी शहनाई को वहाँ से लाल किले से उस दिन सुना था और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और कुछ राग भी गाए थे और उनकी ऑडियंस में बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ये सब उनकी ऑडियंस थी जो कि ऑल इंडिया रेडियो से उनको सुन रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खुद भी वहाँ पर लाइव प्रेजेंट थे। तो वहाँ से जब उसके बाद में इन्होंने शहनाई बहुत ज़्यादा अच्छी बजाई और फिर बाद में इनकी शहनाई की तारीफ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में की। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8। ठीक कह रहे हैं, बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान साहब ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दी, दोनों ही जगह, भारत में भी और विदेशों में भी। और his first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो इनकी जो पहली ट्रिप जो थी विदेश की, उसमें सबसे पहले इन्होंने ट्रिप की थी कहाँ की, अफ़गानिस्तान की। और जो वहाँ का जो किंग था ज़ाहिर शाह, वो इनकी मेस्ट्रो से यानी इनके शहनाई से और इनके म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और उसने एज ए गिफ्ट के तौर पे इनको बहुत सारे पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे और मेमोरेबल गिफ्ट्स इनको दिए। और ये जो किंग ऑफ अफगानिस्तान थे, ये अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला खान साहब की म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा क्या हो, फैसिनेट हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो कि बिस्मिल्ला खान साहब के म्यूजिशियन से क्या थे, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे। इसी कैटेगरी में नाम आता है फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट साहब का। ये भी बिस्मिल्ला खान साहब को जब इन्होंने पहली बार म्यूज़िक पे सुना था, उसके बाद से ये भी काफ़ी ज़्यादा इनके क्या हो गए थे, इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, प्रभावित हुए थे। फिर उन्होंने उसके बाद में कि फेस्टिवल में उनको गाते हुए सुना था तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। फिर उन्होंने इनके नाम इन्हीं के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था क्या, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही फिल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। क्या नाम था स्टूडेंट्स, गूंज उठी शहनाई। ये जो फिल्म थी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई और बिस्मिल्ला खान की जो कॉम्पोजिशन थी ये भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। और इसमें बिस्मिल्ला खान साहब ने एक गाना गाया था, दिल का खिलौना है टूट गया। कौन सा गाना गाया था स्टूडेंट्स, दिल का खिलौना है टूट गया। काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और हर जगह इसको पसंद किया गया, गाया जाने लगा। और इस तरह से देखते देखते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली पूरे वर्ल्ड में। अब बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू और बिस्मिल्ला खान साहब का जो फिल्मी करियर था ज़्यादा नहीं रहा, 2 फिल्मों तक ही रहा। एक तो विजय भट्ट की जो गूंज उठी शहनाई थी ये, और उसके बाद में भी एक विक्रम शिवन्यासन की कन्नड़ पिक्चर आई थी, इसका नाम था संधि अपन्ना। उसमें इन 2 पिक्चर्स में इन्होंने अपना काम किया। उसके बाद में इस ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकल लिया है। फिर आगे देखिए 9th पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड्स और जो इनकी पहचान थी, जो प्राइजेज और पहचान काफ़ी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे और इनके पास आ रहे थे। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्ला खान साहब फिर आगे इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि ये पहले भारतीय बने जिनको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिंकन सेंटर हॉल बुलाया गया था अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द
कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी अपनी परफॉर्मेंस दी, जो कि यहाँ पे एक आर्ट फेस्टिवल था, और इसके अलावा ट्रेड फेयर, ओसाका में ट्रेड फेयर था, वहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंस दी। फिर इसके बाद में ये इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, और इंटरनेशनल एक ऑडिटोरियम था तेहरान में, जिसका नाम भी बाद में उस ऑडिटोरियम का नाम बदल के इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, ताहर मज़ूकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम। 10th पैराग्राफ देखते स्टूडेंट्स। नेशनल्स अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कंफर्ड ऑन हिम, और बहुत सारे फिर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिसमें पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सारे अवार्ड्स उनको मिले और प्राप्त हुए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। वो कौन सा अवार्ड था? द भारत रत्न से। कब दिया गया इनको? 2001 में। और जब इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया और पाया तो इनकी आंखें खुशी के मारे भर गईं, और इन्होंने फिर उस टाइम पे एक ही बात कही सभी हिंदुस्तान के लोगों से, कहा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को क्या सिखाइए? म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द बेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक, और वो कह रहे हैं लर्न और म्यूजिक, और वो कह रहे हैं कि जो अब आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं, जो पश्चिम के देश के जो लोग हैं, पश्चिम देशों के लोग भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। 12th पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Umrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। तो देखिए फिर उसके बाद में खान साहब जो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, फिर उनको खान साहब के नाम से ही जाना जाने लगा इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी इनको बनारस से और अपने डुमराव जो शहर था उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था, और दुनिया के और जो दूसरे वंडरफुल टाउन्स थे वो इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे जितना वो बनारस और डुमराव को प्रेफर करते थे। एक इनका स्टूडेंट था यूएसए में, जो कि जिसने कि इनसे सीखा था शहनाई बजाना। उस स्टूडेंट ने एक बार इनसे कहा कि मास्टर जी कि मैं जो है, उसने कहा कि वो चाहता था कि वो जो है शहनाई का एक स्कूल खोले। कहाँ पर? यूएसए में शहनाई का स्कूल खोलें वो। और इस स्टूडेंट ने इनसे कहा कि प्रॉमिस किया कि, और वो स्टूडेंट ये भी जानता था कि मास्टर जी जो हैं वहाँ पर यूएसए में उसके साथ स्कूल खोलने के लिए नहीं जाएंगे इंडिया को छोड़ करके, वो भी ख़ास तौर से बनारस और डुमराव को छोड़ करके। तो उस स्टूडेंट ने इनसे कहा कि मास्टर जी आ जाइए यूएसए में हम स्कूल खोलेंगे, और आपके लिए मैं वहाँ पर बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा, ऐसे ही टेम्पल्स और ऐसे ही चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स ला दूंगा। लेकिन खान साहब ने कहा कि अगर भाई देखो, मैं तुम्हारे साथ यूएसए चलूँगा और वहाँ स्कूल तो खोल दूंगा, लेकिन तुम क्या मेरे लिए वहाँ पर गंगा नदी और बनारस को खुद उठा करके ले जा सकते हो वहाँ पर? अगर तुम ऐसा कर सकते हो, गंगा को भी वहाँ पहुँचा दो और बनारस को भी वहाँ पहुँचा दो उठा करके, तब मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं था, तो इस तरह से फिर ये हो नहीं पाया। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, फिर दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो ये कह रहे हैं कि फिर इसीलिए मैं ज़्यादातर जब बाहर होता हूँ तो मैं ऐसे अक्सर लोगों को क्या करता रहता हूँ, तो ऐसे लोगों को इसी तरह से मना करता रहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान को देखिए। और कहते हैं कि वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और ये कह रहे हैं कि इवन जब मैं खुद भारत में भी होता हूँ तो मैं केवल अपने बनारस और होली गंगा यानी गंगा नदी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। और ये कह रहे हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं खुद अपने जो डुमराव जो जगह है मैं उसको क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट डिवोट्स मुस्लिम्स लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट में लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए। ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जो लाइफ है वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे किसका? रिच और कल्चरल हेरिटेज का, भारत के। और ये
उन मुस्लिम में से एक इकलौते ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल जा कर के नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, म्यूज़िक को, शहनाई को बजाया करते थे, प्ले करते थे। और भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो कि काशी विश्वनाथ हिंदू टेम्पल में भी जा कर के शहनाई बजाया करते थे उस टाइम पे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से वैसे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है यहाँ पर, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर एक रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 का एक आर्टिकल है जिसमें कि एक छोटा सा इंटरव्यू दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खान साहब का। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। उस इंटरव्यू में क्या था, शेखर गुप्ता नाम के कोई इंटरव्यूअर हैं, वो पूछते हैं इनसे कि व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो शेखर गुप्ता साहब ने, जो कि एक रिपोर्टर थे, उनसे उन्होंने पूछा कि बिस्मिल्लाह खान साहब, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान साहब को क्या रिप्लाई आता है। वो कहते हैं गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। वो कहते हैं कि भगवान माफ़ करे, मैं बनारस छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बनारस तो छोड़ ही नहीं सकता। I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. तो ये कह रहे हैं कि एक बार मैं पाकिस्तान गया था बॉर्डर क्रॉस करके और जब मैं पाकिस्तान गया था तो वहाँ पर मैं करीब 1 घंटे के लिए रहा था। और मैंने वहाँ पर, जब वहाँ पर मैं पहुँचा था पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों से नमस्कार बोला था। और जो वहाँ पर जो इंडियंस लोग थे, जो इंडियंस थे पाकिस्तान में, उनसे मैंने क्या बोला था, सलाम वालेकुम। और मैंने ये बोल करके मैं काफ़ी ज़्यादा हंसने लगा था और काफ़ी ज़्यादा वो हंसे थे। तो एक आर्टिकल दिया हुआ है उनका, ये रीडर डाइजेस्ट की तरफ से पब्लिश था। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं नीचे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग इनको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो ये हैं 30 to 40 वर्ड्स वाले, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस यही रहेगा आपका होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।